जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा और दोस्तों आज मेरे साथ एक ख़ास पैनल है और पहली दफ़ा शायद किसी भी स्क्रीन पे आपको 2 बड़े ख़ास मेहमान जनाब साजिद तारड़ साहब आपको इनको देखते हैं मेरे साथ अक्सर आते हैं और एनालिस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं और अमेरिका में बड़े देर से 35 साल से यहाँ पे हैं और पॉलिटिक्स कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी अपने ख़ास किस्म के फुटप्रिंट्स रखते हैं। इसके साथ मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मेजर गौरव आर्य साहब, आप एडिटर इन चीफ हैं चाणक्य फोरम के और कौन मेजर साहब को नहीं जानता और कौन तारड़ साहब को नहीं जानता। आज मैंने दोनों से रिक्वेस्ट की आप मुझे टाइम दें और हम थोड़ी रीजनल, लोकल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे थोड़ी-थोड़ी बात कर सकें। तारड़ साहब पहला सवाल आपसे करना है सर। तारड़ साहब ये बताइएगा जो पहला सवाल आपसे करना है वो ये है ज़रा लोकल नेचर का है। पाकिस्तान में जो इकोनॉमी है वो फ्री फॉल पे है, फ़ौज ये कह रही है कि हमें सियासत में इन्वॉल्व ना करें, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं इनको ड्रैग करना चाहता हूँ, वो उनको पॉलिटिक्स में लेके आ रहे हैं और जो डॉलर है वो 190 पे पहुंच गए। आप लोकल इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन को किस तरह देख रहे हैं और ये खित्ते में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर इसी तरह ये इकोनॉमिक फॉल आउट होता रहा और एक पॉलिटिकल कंसेंसस पाकिस्तान में ना बिल्ड हो सका? थैंक यू चीमा साहब। सबसे पहले तो मैं आपके देखने वालों को सबको सलाम, प्रणाम और सत श्री अकाल। और खासकर मैं एक मेरे लिए बड़ा देयर इज अ वन वर्ड व्हिच इज वेरी डियर टू मी, इसको कहते हैं दंडवत प्रणाम। तो एक आपके देखने वालों को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। इतना प्यार करते हैं लोग, मैं आई कैनॉट फैथम सो नाइस ऑफ देम। तो उसमें चीमा साहब आपने जो ये क्वेश्चन किया है, इसका इसका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा, इसके सवाल के अंदर ही कुछ जवाब भी मौजूद है कि आज आप कह रहे हैं कि फौज कह रही हमें ड्रैग करके ना लाया जाए। तो सबसे पहले तो मैं उससे डिनाई करूंगा कि सारा सिस्टम इज क्रिएटेड बाय द एस्टेब्लिशमेंट। सबसे पहले अगर आप लेकर आए हैं इन हालात पर तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इसकी सफाई भी, नंबर वन है इसकी बात। दूसरा उसमें ये जो कहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इस तरीके से हैं कि फॉरेन रिजर्व्स बिल्कुल, बल्कि शहबाज शरीफ साहब का जो लंदन का दौरा है उसकी भी एक मेन रीजन यही है कि इकोनॉमिक हालात इतने खराब हैं, इतने बदतर हो चुके हैं। और आज मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो अपनी स्पीच जो की उन्होंने उसमें कहा है द कंट्री इज नॉट इन द आईसीयू, कंट्री इज ऑन द वेंटिलेटर। सो बड़े सीरियस वर्ड्स हैं ये। और बिलखसूस मैं हमेशा एक चीज करता रहा हूं, मैंने कल परसों भी एक जगह पे एक टीवी चैनल पे मैंने कहा था कि सारे लोग, हर पाकिस्तानी जेब में माचिस डाल के फिर रहा है लेकिन कोई भी चैनल उनको श्रीलंका की सूरत हाल नहीं बता रहा। वी आर इंचेस अवे फ्रॉम श्रीलंका, इंचेस अवे एग्जैक्टली। 5 भाई थे वहां पे, 20 साल उन्होंने वही ड्रामा किया जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि फैमिली पॉलिटिक्स, करप्शन और उसके बाद चाइना के कर्जे। सो मेनी सिमिलैरिटीज। लेकिन अफसोस के साथ है कि किसी चैनल ने उसका कंपैरिजन नहीं किया। जो हमारे बच्चे 18 से 24 साल के 20-20 ट्विटर अकाउंट बना के इस वक्त सोशल मीडिया पे दमादम मस्त करंदर कर रहे हैं, उनको यह नहीं पता कि पड़ोस में पक क्या रहा है। दूसरा सबसे बड़ा जो इस वक्त दुनिया अब किस नजर से देख रही है सारी सूरत हाल को, सूरत हाल ये है कि मैं आपका बॉर्डर अगर भारत चाइना अफगानिस्तान के साथ ना होता तो कोई तवज्जो ना देता। भूटान भी है, भूटान को कोई नहीं जानता, नेपाल को कोई नहीं जानता। दूसरी आपके पास सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास इस्लामिक एटॉमिक पावर है, आप दुनिया का एक कंसर्न है, पूरे रीजन का एक कंसर्न है कि आप अगर आप पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजरते हैं, आप अगर सियासी क्राइसिस से गुजरते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, तो एक रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी आती है। तो इस वक्त कंसर्न है। हालात आपके ये हैं कि आपने, मैं डाटा देख रहा था कि आपका एक साल पहले 124 नंबर था करप्शन में, आज आपका 140 नंबर है। इतने ज्यादा कर्जे लिए गए लेकिन एक भी मेजर प्रोजेक्ट नहीं है पाकिस्तान में, नजर आ रहा है सामने। मैं कहता हूं बल्कि पिछली गवर्नमेंट जो थी इमरान खान साहब की, उनका टोटल सोल जो उनका मैंडेट था वो अकाउंटेबिलिटी था, वो डिलीवर नहीं कर पाए। कौम के पास एपेटाइट है, कौम चाहती है अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। आपकी हर चीज के अंदर करप्शन, हर चीज के। और दूसरा, अब इस वक्त कुछ इदारे कहते हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए, लेकिन इस तरह नहीं होता ना। ये 2 महीने का माइंड चेंज करने से आप थोड़ी कार्नर हो जाएंगे। एक पूरा 70 साल की ट्रेनिंग है। मैं अफसोस के साथ कहूंगा कि हमारे भट्टो साहब से ले लें, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के तैयार करदा थे। ज़ियाउल हक साहब एस्टेब्लिशमें के तैयार करदा, नवाज शरीफ साहब देख लें उनके तैयार करदा, पीटीआई वालों को लाने वाले वही। वो जो एक पेज था वो क्या था, हाइब्रिड सिस्टम क्या था। मैं अफसोस के साथ ये कहता हूं, खान साहब हर स्पीच में कहते हैं कि मैंने इंग्लैंड की, मैं जमहूरियत को समझता हूं, मैं अमेरिका की जमहूरियत को समझता हूं, लेकिन वहां पे हाइब्रिड सिस्टम नहीं होते, वहां एक पेज नहीं होता उस जमहूरियत में।
एक तो खैर क्राइसिस है, जमहूरियत एक is facing an international issue, is from even then in US, even in the Europe, democracy is facing issue, democracy is facing issues in India as well. लेकिन पाकिस्तान में साथ बोनस में जो करप्शन है और आपकी पॉलिटिकल आपकी जो माशी इंस्टेबिलिटी है, इस वक्त खान साहब का स्लोगन क्या है? कहते हैं जी गुलामी नहीं मैं दोस्ती चाहता हूं, गुलामी नहीं। लेकिन इनके मोईद यूसुफ साहब ने कई दफा फरमाया कि जब तक हमारी मुआशी इंडिपेंडेंस नहीं होगी, आजाद फॉरेन पॉलिसी नहीं बन सकती। बिल्कुल मेक सेंस करता है, खान साहब खुद अपनी स्पीचेस में कहते रहे हैं, लेकिन आज लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, लोगों को खाना जंगी की बातें हो रही हैं, which is worrisome, which is completely worrisome, and I'm very much concerned. बिल्कुल ठीक है। अच्छा मेरे साहब, आज आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करना है और इसको मैं विद इन इंडिया के साथ तो थोड़ा श्रीलंका के साथ लिंक करने लगा। पहली बात तो यह है कि हमें ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट क्रिएट की, लेकिन वो पिछले 5 महीने से फिल नहीं हो सकी, एक बात। और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, शायद उनको अपनी मर्जी का जनरल नहीं मिल रहा, शायद कुछ ऐसी बात है। और दूसरा, हमें थोड़ा ये भी बता दीजिएगा कि श्रीलंका की जो कंडीशन है, जाहिर बात है इंडिया बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है, इंडिया ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी की है श्रीलंका में। वहां पे जरा हमें बताइएगा, सुनने में आ रहा था कि इंडिया अपनी फोर्सेस या ट्रूप्स ऑन ग्राउंड भेज रहा है, इसको कहीं पे ये आया मीडिया में, लेकिन जो इंडियन हाई कमीशन कोलंबो में है उसमें उन्होंने इसके ऊपर कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जरा दो चीजों को थोड़ा हमें लिंक कीजिएगा कि नरेंद्र मोदी साहब को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं मिल रहा, क्या इस तरह का प्रोफेशनल बंदा कोई नहीं है, ना उन्होंने प्रीवियस आर्मी चीफ को बनाया और अभी भी, और इसको जरा काइंडली श्रीलंका के वाले से बताइएगा, क्या इंडियन डिफेंस फोर्सेस में, क्योंकि आप खुद फौज से, ऐसी कोई एपेटाइट है कि बूट्स ऑन ग्राउंड वहां पे जाएंगे इफ लॉ एंड ऑर्डर गेट वर्सन? चीमा साहब, दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये है कि अभी तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्यों नहीं अपॉइंट करा, इसका जो ट्रुथफुल आंसर है चीमा साहब, वो ये है कि मुझे पता नहीं है। आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि जनरल नरावने विल नेचुरली स्टेप इनटू दैट रोल, क्योंकि अब पता नहीं क्या सोचा है, क्योंकि ये मोदी सरकार का एक खास पेटेंट एक फॉर्मूला है कि लास्ट मोमेंट तक नहीं पता लगता, ये अचानक हो जाती है कोई भी चीजें। आपको लगेगा कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं हो रहा, अचानक एक दिन पार्लियामेंट में अनाउंसमेंट हो जाएगी कि जी ये हो चुका है ऑलरेडी, ये कल हो चुका है, तो तब मीडिया को पता लगता है। तो आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि खाली रखना चाहिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, क्योंकि बहुत अहम पोस्ट है, जॉइंटनेस की बात है इसमें। आई थिंक इसको जितनी जल्दी भर दिया जाए उतना अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मुझे पता नहीं कि क्यों, कुछ सोचा होगा। जहां तक आप कह रहे हैं कि कोई अपने मन का जनरल नहीं मिल रहा, या जो उनके की मतलब उनकी पॉलिसीज आगे, देखिए इंडिया में तो ऐसा है कि सारे जनरल्स मन के हैं, बिकॉज दे हैव अ वेरी वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग इन इंडिया दैट दे रिपोर्ट टू दी जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडियन आर्मी, वेदर आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, ये एक सिविलियन सिस्टम, एक पॉलिटिकल सिस्टम, उसके अंडर काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तो बहुत बड़ी बात है, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हमारा बीच में बहुत कम पड़ता है, अगर डिफेंस मिनिस्ट्री से अगर ऐसा आता है, और जनरली चीफ से कंसल्ट करा जाता है हर चीज में, म्यूचुअल कंसल्टेशन के साथ होता है, लेकिन वंस द पॉलिटिकल हायरार्की ऑफ द कंट्री टेक्स अ डिसीजन, देन द चीफ मस्ट एग्जीक्यूट दैट एंड इट विल ऑलवेज बी। और जब भी डिसीजन लिया जाएगा चीमा साहब, चीफ को कंसल्ट करे बिना ये डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो मुझे एक्चुअली नहीं पता कि क्यों हो रहा है और क्यों ऐसा डिले है, कुछ सोचा होगा, जब पता लगेगा हमें भी। हमने बहुत बात करी, लोगों से एनालाइज करने की कोशिश करी चीमा साहब, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ द रीजंस देयरइन, बट मैं ये चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। दूसरी बात आपने श्रीलंका की करी, देखिए एक इंडिया का इंटरवेंशन रहा है श्रीलंका में पहले, हम लोग उसको ऑपरेशन पवन बोलते हैं, ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन में इंडियन फोर्सेस श्रीलंका गई थी और एलटीटी के साथ उनका, ये आईपीकेएफ कहते थे, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, और इसमें भी लोग गए थे वहां पे और काफी ऑपरेशंस करे। और अच्छा है कि इंडिया ने साफ मना कर दिया कि हमने कोई फोर्सेस वहां पे नहीं भेजी, ना इंडिया को भेजनी चाहिए वहां पे। वी शुड नॉट सेंड इट। देखिए श्रीलंका से हमें कोई थ्रेट नहीं है, और हमारा जो पोस्चर रहा है, लार्जली हमारा पोस्चर डिफेंसिव रहा है। दिस इज अ नॉन एक्सपेडिशनरी फोर्स चीमा साहब, हमारी जनरली नॉन एक्सपेडिशनरी फोर्स रही है। वी डोंट वांट, अभी वहां पे जो श्रीलंका का प्रॉब्लम है, ये एक फैमिली की सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है।
चाहे आपने करप्शन करा, चाहे आपने अपने भाई को प्रेसिडेंट लगाया, चाचा को प्राइम मिनिस्टर लगाया, मामा को कुछ लगाया, ताया को कुछ लगाया, ये एक फैमिली एंटरप्राइज रन कर रही है श्रीलंका, पहली चीज। दूसरी बात ये है कि जो चाइनीज लोन्स हैं उनके, जो कि जैसे हनुमान टोटा पोर्ट का हमने एग्जांपल देखा ही है, मेरा ये मानना है कि इंडिया हेल्प करे, श्रीलंका की जरूर हेल्प करे, पैसे से हेल्प करे। इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं, इंडिया और पैसा दे श्रीलंका में। श्रीलंका की जो टूरिज्म है, जो मेन उनकी सोर्स है इकोनॉमी का, उसको बढ़ावा दे जब मामला थोड़ा सा सेटल हो जाए। एंड वी कैन डू इट बाय 2-3 वेज, हम 2-3 तरीके से इसको कर सकते हैं। सबसे बड़ा कि आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को अगर इंसेंटिव दें कि आप श्रीलंका में शूट करें। साउथ की फिल्म इंडस्ट्री हमारी इतनी जबरदस्त है कि उसमें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के परकच्चे उड़ा दिए, जो तमिलनाडु की है या आंध्रा की है या तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या केरला की है, ये इन सब फिल्मों ने तो परकच्चे उड़ा दिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। ये तो 1000-1000, 2-2000 करोड़ की फिल्में ये लोग बना रहे हैं। इनको भी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को भी अगर आप वो दें कि आप जाके श्रीलंका में शूट करें, हम आपको टैक्स बेनिफिट देंगे, तो बिकॉज श्रीलंका बहुत छोटा मुल्क है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, वी कैन हेल्प श्रीलंका। हम उनसे कई चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं टू हेल्प देम, वी कैन गिव देम कैश ग्रांट्स, हम उनको ऑयल भेज सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इस बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं कि यू पुट इंडियन आर्मी देयर, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही गलत चीज हो जाएगी, क्योंकि मैं बता रहा हूं, एनी आर्मी ऑन अ फॉरेन सॉइल। चीमा साहब 1 मिनट और लेके मैं आपको बताता हूं विद योर परमिशन। सर ऐसा होता है कि कोई किसी दूसरे के मुल्क में जीत नहीं पाया, ठीक है ना। ऐसा है कि हम लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान को ये मतलब कोई बाहर की ताकत उसको दबा नहीं पाई। तो ये सब चीजें गलत हैं कि अफगानिस्तान में ऐसा, अफगानिस्तान में अमेरिका वाहिद सुपर पावर है वर्ल्ड का, अमेरिका वियतनाम को नहीं दबा पाया, रशिया अफगानिस्तान को नहीं दबा पाया। इंडिया ने श्रीलंका में गया था ऑपरेशन पवन, वी सफर्ड अ लॉट ऑफ कैजुअलिटीज इन श्रीलंका। हमारे खुद का पर्सनल एग्जांपल है। आप किसी दूसरे के मुल्क में जाके आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर पाएंगे, इट इज नॉट फीजिबल। आप ठीक है, आप लोगों को मार दीजिए, आप बम गिरा दीजिए, दैट इज ऑल पॉसिबल। पर अगर आप सोच रहे हैं कि वहां पे जाके आप काबू कर लेंगे, नहीं, इसका सोल्यूशन श्रीलंका के लोग लेकर आएंगे। द पीपल ऑफ श्रीलंका हैव टू दिस थिंग, एंड इंडिया कैन बी अ न्यूट्रल फैसिलिटेटर इफ आस्क्ड बाय द पीपल ऑफ श्रीलंका, इफ इनवाइटेड। सर बिना इन्विटेशन के हम चौधरी बन के वहां पे पहुंच गए, बहुत गलत स्टेप होगा, और ना मुझे लगता है मोदी जी कभी ऐसा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब मैं एक सवाल आप दोनों से करना चाहता हूं इंडिया पाकिस्तान के हवाले से। तारड़ साहब, सर पहले आपसे एक सवाल पूछना है कि ये जो इस वक्त हमारी गवर्नमेंट, जो कि इंतहाई 2 सीटों के ऊपर है, बड़ी थिन मेजॉरिटी है, शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम बने हैं, क्या इनके पास इतना पॉलिटिकल कैपिटल है कि वो इंडिया से बात करें कश्मीर पे एंड ऑल आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स? और दूसरा ये भी बताइएगा, सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तान ने कोई ट्रेड मिनिस्टर दिल्ली में लगाया है, और सुनने में आ रहा है कि इकोनॉमी जो है वो शायद उस पर बात की जा सकती है। मीनवाइल, जबकि 5 अगस्त 2019 के बाद जो बड़े वाकयात हुए, जिसमें मोदी साहब कश्मीर गए, हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके आए हैं, और एक आपको पता है डिलिमिटेशन कमीशन भी बना है ताकि दोबारा वहां पे इलेक्शंस करवाए जाएं। और जबकि हमें यह भी पता है कि ग्लोबल आइसोलेशन है पाकिस्तान की कश्मीर के इशू को लेकर के, कि जिन ममालिक से हम नॉर्मली जाके पैसे ले कश्मीर पे बात करते थे, आज हम उनसे पैसे ले रहे हैं। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर तारड़ साहब, पाकिस्तान की क्या स्टैंडिंग है इंडिया के साथ बात करने में और कश्मीर के ऊपर बात करने में, जरा इस पे बताइएगा, और ये जो कंटेम्परेरी गवर्नमेंट है इसके पर्सपेक्टिव से। चीमा साहब, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आज फिर मैं ये कहना चाहूंगा, कहते हैं हर चीज चेंज हो सकती है, पड़ोसी तब्दील नहीं हो सकते। और आपने 70-75 साल में कई तजर्बे किए हैं भारत के साथ रिलेशनशिप में, कश्मीर इशू पर आपने कई तजर्बे किए हैं। आज की गवर्नमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके पास कहा जा सकता है कि आज ईवान में उनके खिलाफ कोई अपोजिशन ही नहीं है, उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनके पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी मैं ये कहूंगा कि बात शुरू करने में कभी कोई मेरा बातचीत, डायलॉग स्टार्ट होना चाहिए। और उसमें दूसरा ये है कि स्टेक होल्डर हैं, बाजवा साहब हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, और वो इस वक्त दे आर इंटरेस्टेड इन हैविंग अ फेयर रिलेशनशिप और गुड रिलेशनशिप विद इंडिया। और उसमें ये देखें कि डायलॉग शुरू करने में लूज क्या करना है, आपने कुछ भी लूज नहीं करेंगे आप। अब अगली हुकूमत आएगी किसी अच्छे मैंडेट के साथ, जो मैंडेट भी लेकर आती है, मेरे ख्याल में उसमें भी भारत के साथ डायलॉग नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसकी वजह है कि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। जबानी कलामी कह देने से कि गुर्बत के खिलाफ जिहाद करेंगे या गुर्बत के खिलाफ निकलें दोनों ममालिक, इससे बात नहीं चलेगी, आपको उसकी तरफ स्टेप्स लेने पड़ेंगे।
कश्मीर के ऊपर भी जो आप बात कर रहे हैं उसमें भी डायलॉग होना चाहिए। ये बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लेना और बातचीत ही ना करना कि जी जब तक फलां फलां चीजें ना मानी जाए उस वक्त तक हम डायलॉग ही नहीं करेंगे। 21st सेंचुरी, ये जो सेंचुरी है इस इकोनॉमी और अंडरस्टैंडिंग की सेंचुरी होनी चाहिए। इस दौर में लोग जंगें कर करके थक चुके हैं, फिर भी आके टेबल पे बातें खत्म होती। मेरे ख्याल में डायलॉग शुरू करना चाहिए इस गवर्नमेंट को भी और आने वाली गवर्नमेंट को भी। डायलॉग रखना चाहिए, ट्रेड को खोलना चाहिए। ट्रेड जरूरत है दोनों ममालिक की, बिल्कुल मैं इस पे एग्री करता हूं इस वक्त। और मैं बिल्कुल इस बात कहूंगा कि भारत खासकर इस वक्त ट्रेड में जिस तरह कई आईटी की टेक्नोलॉजी में काफी आ चुका है आगे, मेडिसिन में उनकी ऑलमोस्ट मोनोपोली है। पाकिस्तान नीड टू स्टार्ट हैविंग बेनिफिट्स आउट ऑफ इट वर्सेस के आप बिल्कुल एक घटी पिटी चीजें लेकर 21st सेंचुरी में भी आप उसको एक तनकीद बराए तनकीद या फिर उसको एक आप नफरतों का दौर मेरे ख्याल में खत्म होना चाहिए, तभी आसूदगी शुरू होती है। लेकिन मैं आई एम इन अ फेवर ऑफ डायलॉग विद इंडिया, आई एम इन अ फेवर ऑफ डायलॉग ऑन कश्मीर इशू, और मैं समझता हूं कि दैट इज द ओनली सोल्यूशन फॉर बोथ कंट्रीज टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरे साहब आपसे इस बात पे सवाल करना है कि ये जो एक क्वेश्चन आ रहा है कि पाकिस्तान, ये आया है जी कि शायद पाकिस्तान जो है वो इंडिया से ट्रेड पे बात करना चाह रहा है, एक पॉइंट हो गया। एक तो ये बताइएगा हमें कि कितनी को इस हवाले से ये कोई ऑप्शंस हैं। दूसरा, क्या इंडियन गवर्नमेंट जो है एक फ्रेश मैंडेट वाली सरकार से बात करना चाह रही है कि वो शहबाज शरीफ साहब से बात करना में आप समझते हैं वो कंफर्टेबल होंगे? क्योंकि ये जो एक गवर्नमेंट है ये तो एक इंटरनल मसाइल में गिरी हुई है जो हमें जो नजर आ रहा है यहाँ पे। आप इस गवर्नमेंट को कैसे देखते हैं कि क्या जो एक फ्रेश मैंडेट 2023 के इलेक्शन के बाद जो है वो आपकी इंडिया की डिमांड हो सकती है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, जिस तरह एक बड़ी ऑपोजिशन जमात जो कि इमरान खान साहब पहले हुकूमत में होते थे अभी ऑपोजिशन में चले गए हैं, वो इतना प्रेशर, उनसे भी भारत ने बात नहीं की। तो आप क्या समझते हैं इंडिया के अंदर क्या एपिटाइट है कि इसको किस तरह आगे लेके जाया जा सकता है, और शहबाज शरीफ को कितना पावरफुल वजीर आजम समझा जा रहा है, या कि आप समझते हैं कि कोई भी बात करे हमें इससे कोई एतराज नहीं है? कोई इस गवर्नमेंट के हवाले से आपके पास अगर कोई ऐसा कोई पर्सपेक्टिव हो इंडिया में जो हमसे शेयर करें? जी, इसके पहले कि मैं सवाल का जवाब दूं चीमा साहब, मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि जो खास तौर से पाकिस्तानी भाई बहन सुन रहे हैं हमारे, 2-2.5 साल से इमरान खान साहब ने बोला था कि इंडिया से हम कोई बात नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब आपने कोई बात नहीं करी तो फिर कश्मीर के ऊपर भी बात नहीं हुई। इसमें घाटा किसका हुआ और फायदा किसका हुआ? जहां आई एम स्पीकिंग लॉजिकली, नॉट एज एन इंडियन, बट आई एम जस्ट स्पीकिंग न्यूट्रली। इस बार देखिए, आप अगर कश्मीर के बारे में आपको नहीं बात करनी है, आप 100 साल मत करिए। इंडिया के लिए तो अच्छा ही है ना, मत बात करिए कश्मीर के ऊपर। जो तारड़ साहब ने बोला ना अभी, तारड़ साहब ने भी एक न्यूट्रल होके, नॉट एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन बट एज अ न्यूट्रल सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड, तारड़ साहब ने जो बात बताई, आपके देखिए, आपको जब भी कोई चीज सॉर्ट आउट करनी है आपको बातचीत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा, जैसे आपने ट्रेड का हवाला दिया, अभी आपने बोला कि ट्रेड, तो दिल्ली में अभी एक मिनिस्टर फॉर ट्रेड पाकिस्तान ने बोला है कि हम इनको लगा रहे हैं, किसी साहब का नाम भी था उसमें, तो हम लगा रहे हैं इनको। अब देखिए, बात यह है ना कि ट्रेड होगी तो आपकी बातें 10 किस्म की होंगी, राइट? आप अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। देन यू कैन जस्ट सिट डाउन, आप भी, यू कैन ट्विडल योर थम्स एंड वी कैन ट्विडल आवर थम्स, फिर तो ऐसे चलता रहेगा। इसमें एक और चीज है कि जहां तक आपने ये बोला कि किससे बात करनी चाहिए, देखिए, इंडिया इज, ये जो बातचीत का सिलसिला बंद करा था, ये खान साहब ने बंद करा था। इंडिया की तरफ से मोदी माफ कीजिएगा, मोदी जी ने बंद नहीं करा, ये खान साहब ने बंद करा सिलसिला। तो ये तो पाकिस्तान की तरफ जिसने बंद करा है ताला, वही चाबी तो उसी के पास है, हमारे पास तो नहीं है। हम तो नहीं कह सकते कि साहब आप हमसे बातचीत करिए। और जहां तक ट्रेड की बात है, ट्रेड तो हो रही है इंडिया पाकिस्तान में, दवाइयां जा रही हैं इंडिया से पाकिस्तान। शहबाज शरीफ क्या कह रहा है कि अगर आप दवाइयां ले रहे हो इंडिया से या दवाइयां खरीद रहे हो इंडिया से, तो गेहूं भी खरीद लो, चावल भी खरीद लो। देखिए ना, खान साहब ने भी क्या करा कि आधी आधी चीजें करी। या तो खान साहब पूरी इंडिया से ट्रेड बंद कर देते कि साहब हमें इंडिया से कुछ लेना देना ही नहीं है, जब तक 370-35 से आप बहाल नहीं करते हम भारत से बात नहीं। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला दवाइयां ले लो, बाकी सब चीजें मत लो। ये तो आधी अधूरी बात हो गई ना। तो ये चीज है। आखिरी चीज जो मैं समझता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यू दिल्ली में पॉलिसी मेकर्स ऐसा समझते हैं, बट एटलीस्ट पब्लिकली ऐसा नहीं समझते वो लोग।
बट प्राइवेटली मेरी जो 2-3 लोगों से बात हुई है, दीज आर रिटायर्ड पीपल, बट दीज आर पीपल हु आर वेरी सीनियर, एंड दीज आर पीपल जिनको सरकार के बड़े अफसर और बड़े डिसीजन मेकर सुनते हैं बड़ी इज्जत के साथ। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट चीमा साहब आपकी और मेरी उनके बारे में बात हो चुकी है। ऐसी एक हल्के पिछले 2-3 साल से फीलिंग आ रही है भारत में, और वो होगा नहीं कभी, बट ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि देयर इज ओनली वन रिलायबल पर्सन इन पाकिस्तान, एंड दैट इज जनरल बाजवा। अब मैं पता नहीं, मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आया, बट दे आर सेइंग कि ही इज द ओनली पर्सन हु टॉक सेंस। और जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग्स हैं, 3 साल से जनरल कमर जावेद बाजवा की एक एक लाइन को यहां पे डायसेक्ट करा गया है, उनकी टोन को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, वो किस तरीके से बैठे थे, उन्होंने क्या बोला है, एक एक चीज यहां पे लोगों ने, जो लोग इस पे नजर रखते हैं, थिंक टैंक से, उन्होंने डायसेक्ट करी है। एंड देखिए, बात तो करनी है तो शहबाज शरीफ साहब से ही बात होगी, बाजवा साहब को थोड़ा ना फोन उठा के कोई बात करेगा, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज इन अ डेमोक्रेसी, राइट। बट यहां पे एक बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है अमंग सर्टन क्वार्टर्स इन दिल्ली एंड वेरी इन्फ्लुएंशियल क्वार्टर्स इन दिल्ली, दैट पिछले 3-4 साल में हमने पाकिस्तान से जो कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट वॉइस ऑफ सैनिटी जिसको कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि मेरे जिंदगी में, मेरे जीवन में एक दिन आएगा जब मैं ऐसी चीज बोलूंगा आपके प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज फॉर मी ऑल्सो, मैं बोल रहा हूं, मुझे थोड़ा सा अजीब सा ही लग रहा है, बिकॉज ही इज द चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। और जाहिर सी बात है चीमा साहब, लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश, पाकिस्तानी आर्मी हमारे लिए दुश्मन फौज है और उनके लिए हमारी इंडियन आर्मी दुश्मन फौज है। एंड जनरल कमर जावेद बाजवा इज द कमांडर ऑफ एन एनिमी आर्मी, एंड जनरल मनोज पांडे इज द कमांडर ऑफ द एनिमी आर्मी फॉर यू। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सिर्फ जनरल बाजवा हैं हु इन पाकिस्तान टुडे इज टॉकिंग सेंस, हु इज टॉकिंग लाइक अ स्टेट्समैन। बाकी है, मुझे कहना नहीं चाहिए आपके प्लेटफॉर्म पे, बट बाकी लोग तो ऐसे बात करते हैं जैसे गली मोहल्ले की। अभी मैंने शहबाज गिल साहब का एक वीडियो देखा है कि कुत्ते के गले में पट्टा बांध, यार आप कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हो, आप बहुत सीनियर हो, आप मतलब यू आर अ वेरी सीनियर पर्सन, आप ऐसी बातें करेंगे तो आप तो बिल्कुल एक जानवर के साथ इक्वेट कर रहे हैं, यू नो, ऑपोजिशन पर या जो रूलिंग। ऐसा नहीं है, आपको बात करें, आपके इख्तलाफ हो सकते हैं, पर ये गाली गलौज, जातियात पे आना, किसी को ऐसे बोलना, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जो मैंने देखा है चीमा साहब, आई विल कट इट शॉर्ट, जो मैंने देखा है, मैंने भी जो 3-4 साल से एनालाइज करा है, राइट, मुझे जो स्टेबिलिटी, जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, जो स्टेट्समैनशिप दिखाई दी है पाकिस्तान में, दैट इज ओनली वन पर्सन, दैट इज जनरल बाजवा। और ना मैंने इस तरफ की देखी, ना मैंने उस तरफ की देखी, ये सच है। बिल्कुल सही है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सप्लीमेंट करूं तारड़ साहब, बैक इन 2019 आई हैड एन अपॉर्चुनिटी जहां पे जनरल बाजवा बात कर रहे थे, और वहां पे बाय द वे सारे पाकिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर बैठे हुए थे, और मैं भी वहां बैठा हुआ था, और वहां पे पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, और जब से फौज ने थोड़ा इकोनॉमी पे बात करना शुरू की कि जी हमें इन चीजों को देखना है, तो तारड़ साहब मैं उस बैठक में बैठा था जो कि 4-1 घंटे की बैठक थी। जनरल बाजवा वाज सिटिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी, और मैं भी उनके पीछे बैठा हुआ था। मेजर साहब, दिस इज, आपने जो बात की बिल्कुल इसी तरह। एंड टू बी फ्रैंक इनफ, उस बंद कमरे में बैठ के जनरल बाजवा ने एक ही बात की, दैट वी हैव टू ओपन अप विद इंडिया। और ये मैंने खुद सुना है, लेकिन तारड़ साहब, जो मैंने आपसे सवाल करना है, और उन्होंने कहा जी कि मैंने अपने लोगों को कहा, दीज आर द वर्ड्स मैं जो कह रहा हूं आपको, मेजर साहब, फॉर यू एंड फॉर द अदर्स, उन्होंने कहा, मैंने अपने लोगों से पूछा, मुझे बताएं कि भारत से कारोबार करना या ट्रेड करना इज गुड फॉर पाकिस्तान और नॉट। तो उन्होंने कहा जी मुझे ये बताया कि दिस इज गुड। उन्होंने कहा देन वर्क ऑन इट, काम करें इसके ऊपर। तारड़ साहब, सवाल यहाँ पे आपसे शुरू होता है, इंडिया ने तो गेज कर लिया, मामलात फिर कहां पे खराब है? अगर इंडिया बात करना चाह रहा था, जनरल बाजवा, नॉर्मली हमारे कहा जाता है एस्टैब्लिशमेंट जो है वो रुकावट डालती है। आप क्या समझते हैं, इमरान खान का पॉलिटिकल एक्यूमेन कम है? उन्होंने डेलिब्रेटली पॉपुलिस्ट नारे लगाए हैं, जिस तरह के वो आजकल कह रहे हैं इंडिया पे, आए रोज एक ट्वीट दाग दी, ठीक है, आरएसएस, हिंदू आइडियोलॉजी, फला 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 कर दिया, जिसकी वजह से मामलात खराब हो गए। या कि आप ये समझते हैं तारड़ साहब के मुल्क के अंदर टेम्परेचर इतना बड़ा कर दिया गया है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल बार बार बलोचिस्तान, अफगानिस्तान, इस तरह चीजें बात करके इंटरनल नफरत इतनी फैला दी गई है कि अब अगर आज बात करना भी चाहते हैं तो पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है। और खास तौर पे, मैं थोड़ा सवाल लंबा हो गया, माजरत चाहता हूं, मैं थोड़ा वो कॉन्टेक्स्ट बताना चाह रहा था कि सुनने में आता है कि इमरान खान अकेले भी बात नहीं कर सकते, इमरान खान जो है वो रुकावट थे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों इमरान खान रुकावट थे, क्यों मामलात आगे नहीं चल सके? आप इसमें जरा हमें थोड़ा सा बताइएगा तारड़ साहब। देखें, सबसे पहले तो मैं एग्री करूंगा मेजर साहब की बात से कि वाकई
इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो भी कोई अच्छी बात आ रही है तो वो बाजवा साहब की तरफ से ही आ रही है, चाहे वो अमन की बात हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान से बाहर हो, भारत के साथ रिलेशनशिप और कई स्टेटमेंट्स। बिल्कुल मैंने खुद भी उनको डाइसेक्ट किया कि बाजवा साहब इज बिहेविंग लाइक अ स्टेट्समैन, देयर इज नो क्वेश्चन इन योर माइंड। लेकिन अब मैं दूसरी तरफ बात आना कहता हूं कि जब बाजवा साहब इज इंटरेस्टेड, व्हाट इज द हर्डल? वो हर्डल क्या है? वो हर्डल हमने पिछले सालों में जो फसल बोई थी वो कट रही है। वो फसल हमने नफरतों की बोई थी, वो हमने रिलीजन कार्ड की बोई थी, वो हमने टीएलपी की शक्ल में बोई थी, और आज फिर हम बो रहे हैं उसको अमर बिल मारूफ के नाम से। आज फिर हम उस मजहबी कार्ड को खेल के लोगों को एक ऐसे चीज के पीछे लगा रहे हैं जो कि इंतहाई खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। और वही आपने बात की कि जब इन चीजों को आप सामने लेकर आते हैं तो भारत के साथ ट्रेड करने के लिए आपके पास पॉलिटिकल कैपिटल बचता नहीं, क्योंकि आपने मुल्क के अंदर उनको, आप अफगानिस्तान की डायरेक्शन दे रहे होते हो उनको, आप उनको दिखाते हो देखो जी हम, जिस तरह खान साहब ने हमेशा पहले खुद भी कहते थे मुझे तालिबान खान कहते थे, फिर ये कहते शैकल तोड़ दिए, फिर जिस तरीके से आपने अफगानिस्तान की सिचुएशन को हैंडल किया, आज ना अफगानी आपके साथ हैं ना अमेरिकन आपके साथ हैं, चाइनीज वो भी आपसे नाराज है, यू आर कंप्लीटली आइसोलेटेड, यू आर इन द बॉक्स। इन हालात के अंदर तो कुछ भी नहीं हो सकता अगर सोचा जाए तो, लेकिन फिर भी मैं स्टिल इन अ फेवर रिगार्डलेस whoever is sitting on the steering। एक चीज ये अंडरस्टूड सी बात है कि भारत के साथ ट्रेड लाजमी शुरू किया जाए, उनसे डायलॉग किया जाए, चीजें नॉर्मलाइज की जाए और कहीं ना कहीं से डैमेज कंट्रोल की बात शुरू की जाए। जिस तरह मेजर साहब ने फरमाया, मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूं। अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर 100 साल ना करें बात आप। और दूसरा, बात ना करने में से गेन किसने क्या किया है, लूज किसने क्या किया है, गेन किसने क्या किया। तो इसमें इस चीज को तो एक तो इसमें तो कुछ दो राय है ही नहीं है कि यू हैव टू स्टार्ट अ डायलॉग। और जो भी हो, चाहे मोदी साहब हो चाहे कोई हो, यहां पे नवाज शरीफ हो चाहे इमरान खान हो, इस बॉक्स से ये जो सबसे बड़ी, मैं इसको खैर ना पॉलिटिक्स कहता हूं ना इसको हुकूमत कहता हूं ना अच्छी गवर्नेंस कहता हूं, जब आप अपने आप को एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं, ये स्टेट्समैनशिप नहीं है। डायलॉग विंडो नीड टू बी ओपन ऑल द टाइम रिगार्डलेस, और वहां से चीजें चेंज होती रहती हैं। ये बल्कि आने वाली नस्लों को भी हमें बताना चाहिए कि आप अपने पड़ोसियों के बिलखसूस इन चीजों से आगे जाना चाहिए। ये नफरतें आप ज्यादा अरसा नहीं चला सकेंगे। उसकी वजह यह है कि अब एक सोशल मीडिया का दौर है। अभी हमने कोविड का जो इम्पैक्ट था वो भी अभी कवर करना है, अभी इकोनॉमी को कवर करना है। और इन हालात में अगर आप ये करेंगे कि आप एक दूसरों के खिलाफ, और मैं जिस तरह पहले कहता हूं, तो इस वक्त दोबारा जो खान साहब ने किया है कि 3-4 जो कार्ड उन्होंने खेले बिल्कुल खतरनाक थे। रिलीजन कार्ड था, अमर बिल मारूफ खेल रहे हैं, गुलामी का कार्ड खेल रहे हैं, आजादी का कार्ड खेल रहे हैं और एंटी अमेरिका कार्ड खेल रहे हैं, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान को आइसोलेट कर भी दिया है उससे और मजीद करेगा। ये बिल्कुल नुकसानदेह है। इसको चाहिए कि जल्द से जल्द इस पे इनको या तो समझाया जाए या शरीफ बरादरान जो है इसके ऊपर कुछ स्टेप्स लें, लेकिन इसके बगैर गुजारा नहीं है। और जो मैंने आपको बताया कि भारत के साथ जो इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान के अंदर ये है, क्योंकि आपने रिलीजियस सेंटीमेंट इस एक्सट्रीम पर लेके जा चुके हैं कि इन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस जब आप ये कहें कि आए अमर बिल मारूफ के जलसों में आए और उसके बाद साथ ही आप कहें कि हम भारत के साथ ट्रेड शुरू कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में नन ऑफ द पार्टी हैज द पॉलिटिकल कैपिटल फॉर दैट। बिल्कुल ठीक है। इससे आगे चलते हैं मेजर साहब, एक और इम्पोर्टेंट आखिरी राउंड ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आपसे करना है। मेजर साहब, जनरल पांडे जो आए हैं, नए आर्मी चीफ इंडिया के आए हैं, वो सुनने में आया इंजीनियरिंग कोर्स से हैं और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और रिसेंटली उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, मैं चाहता हूं आप उसको डायसेक्ट करें क्योंकि आप ज्यादा फौज से हैं और आप ज्यादा अच्छे से समझते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि वी नीड ए होल ऑफ ए नेशन अप्रोच। एक उन्होंने अभी रिसेंटली कल परसों उन्होंने एक बात की है, उन्होंने कहा जी इंडिया नीड्स होल ऑफ ए नेशन अप्रोच और चाइना जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करना चाह रहा। ये जो चीज है, हाउ मच दिस अफेक्ट्स द माइंडसेट ऑफ इंडिया, ये जो चीज है कि बायलैटरल बड़ी टॉक्स हो चुकी, बड़े डिफरेंट राउंड्स ऑफ डिस्कशन हो चुके, लेकिन बॉर्डर पे कुछ निकल नहीं पा, जिन्होंने कहते हैं हमें पानी साढ़े पंजाबी के मैदानी मारन रहे हो पानी से। सो कुछ भी देयर इज नथिंग व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ दिस। सो आप क्या देखते हैं इंडिया के अंदर क्या अप्रोच है? होल ऑफ द नेशन अप्रोच को हम पाकिस्तान में ये रीड करते हैं कि जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है इंडिया की चाइना के ऊपर इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट, दैट इज अबाउट $98 बिलियन की इंपोर्ट है,
और टोटल $125 अरब की जो बायलैटरल ट्रेड है, दैट इज होल ऑफ अ नेशन अप्रोच इज बेसिकली द डिपेंडेंस ऑफ इंडिया ऑन चाइना इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट और फिर उससे जो एक्सपोर्ट होती है और इस तरह की चीजें। आप इसको कैसे देखते हैं और उनका इंजीनियरिंग कोर्स से ताल्लुक है, ये जरा हमें समझाइएगा कि पहले कभी इंजीनियरिंग कोर्स से कभी कोई आर्मी चीफ आया है, और अगर नहीं आया तो क्यों आया, और जरा ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया जरा काइंडली हमें थोड़ा सा इस पे एनलाइटन करें हमारे व्यूअर्स को। जी, जनरल मनोज पांडे, ही इज अ सैपर्स ऑफिसर, कोर ऑफ इंजीनियर्स के हैं वो, और दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इंडिया का कोई आर्मी चीफ ऐसे बने हैं जो कि कोर ऑफ इंजीनियर्स के हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा इसलिए हुआ है क्योंकि कोर ऑफ इंजीनियर्स का मैंने काफ़ी उनके साथ मैंने कवर भी करा है एज यू नो, अपनी जो टीवी सीरीज शूट करी है तो उनके साथ मैं बैंगलोर में उनके वहाँ पे भी जो उनका रेजिमेंटल सेंटर है, और आई थिंक कोर ऑफ इंजीनियर्स जो काम करते हैं मुझे लगता है कि वो दैट इज नो लेस देन इन्फेंट्री, आर्टिलरी और एनीबडी एल्स। आई मीन ये लोग जबरदस्त काम करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट आउट वाला इनका मामला रहता है, और जिस लेवल का काम करते हैं मतलब हैट्स ऑफ, जबरदस्त। आई हैव नो वर्ड्स टू प्रेज देम। तो एंड जनरल मनोज पांडे इज अ प्रोफेशनल, बड़ी इज्जत है उनकी फौज में, राइट डाउन टू द सोल्जर, एक सिपाही से लेकर ऊपर तक। चीफ की वैसे भी रहती है, एंड बट आई थिंक दैट ही हैज, कोर ऑफ इंजीनियर्स का कोई था नहीं, ये पहली बार ऐसा करा है, तो इससे दरवाजे और लोगों के लिए भी खुलते हैं जो और जनरल्स हैं। सो इस लिए वो एक पाथ ब्रेकर है। जहाँ तक होल ऑफ नेशन अप्रोच है, ये एक थ्योरी रही है इंडियन आर्मी की पहले। इट इज जस्ट दैट कि पहली बार किसी चीफ ने इस तरीके से इसको आर्टिकुलेट करा है, चीमा साहब। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दिस हैज बीन इंडियन आर्मीज थ्योरी। जब लड़ाई लड़ी जाती है तो पूरा मुल्क लड़ता है, सिर्फ फौज नहीं लड़ती, राइट? तो जब पूरा मुल्क एक साथ हो जाता है किसी चीज में, देन इट बिकम्स अनस्टॉपेबल। अच्छा, दूसरी चीज है जो आपने इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंस की बात करी, ये सच है, ये कड़वी बात है लेकिन सच है। तो इंडिया ऑलरेडी बात कर रही है जैसे कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज के ऊपर या ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। इसमें टाइम लगेगा। क्या हम नियर फ्यूचर में क्या हम चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में मात दे देंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये एक सपना है जो कि गलत है, बट ये एक प्लान है, और इसके ऊपर अगर हम काम करते रहेंगे तो हम जरूर, चाइना को आज भी टक्कर दे रहे हैं, उस लेवल पे नहीं दे रहे, लेकिन हम लोग उसकी दिन रात लगे हुए, गवर्नमेंट लगी है, लोग लगे, एंड वी विल अचीव द एम। होल ऑफ द नेशन अप्रोच इज डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, मिलिट्री, सिविल सोसाइटी, सबको बेसिकली। मेरा क्या, मैं जो जाती तौर पे मैं समझता हूं चीमा साहब, मैं ये समझता हूं कि ऐसा है कि लड़ाई लड़ना सिर्फ फौज की जिम्मेदारी नहीं होती। लड़ाई लड़ना सिर्फ फौज की जिम्मेदारी नहीं है। लड़ाई जब होती है तो फिर पूरे मुल्क की होती है, क्योंकि वो जो फौजी लड़ रहा है सरहद पे सर, उसका कुछ पर्सनल मामला थोड़ा ना चाइना के साथ, वो तो उसको जानता भी नहीं। जो चाइना की सरहद के पार जो चीनी फौजी खड़ा है, द इंडियन आर्मी सोल्जर डज नॉट नो हिम एंड द चाइनीज आर्मी सोल्जर डज नॉट नो द इंडियन आर्मी सोल्जर। तो उनमें फड्डा क्या है, फिर लड़ाई क्या है? होल ऑफ नेशन अप्रोच, इसके बड़े वाइड मीनिंग टर्म्स हैं। मैं तो बड़े एक बड़ी छोटी परिभाषा आपको दे रहा हूँ, सकरी सी, नैरो सी परिभाषा दे रहा हूँ, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट द एंटायर कंट्री नीड्स टू गेट इन्वॉल्व्ड। होल ऑफ नेशन अप्रोच, मेरी ये समझ है कि जनरल पांडे सर ये कह रहे हैं कि देखो यार, इट हैज टू बी, और उसमें बहुत बड़ी चीज वही है जो आपने बोली थी चीमा साहब, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो हमारा इम्बैलेंस है ट्रेड का, this needs to go and this needs to go very fast because this is a big amount of money, almost $100 billion है, 100 बिलियन के आसपास का है, और ये ठीक नहीं है, और हमने इसको और वो करना है सब चीमा साहब। वी नीड टू एक्सपोर्ट मोर टू चाइना। हम ये नहीं कहेंगे कि चाइना के साथ हमारी लड़ाई है, चाइना दुश्मन है, चाइना का ये नहीं। चाइना के साथ जब भी हम हाथ मिलाएंगे, ठीक है सर, तो दूसरा हाथ तलवार पे होगा, और हम हाथ भी मिलाएंगे चाइना से, और एक हाथ तलवार पे भी होगा, तो दोनों चीजें चलती रहनी चाहिए। एक छोटा सवाल करना है इसी पे सप्लीमेंट, फिर मैं ताड़ साहब से एक सवाल आखिरी करूंगा। मैं सब ये बताइएगा, ये कहा जा रहा है, इंडिया के स्ट्रेटेजिक थिंकर ये कहते हैं कि जो इंडियन आर्मी चीफ आ रहे हैं ये सारे काउंटर टेररिज्म के एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री ऑपरेशन के, काउंटर टेररिज्म के, पर्टिकुलरली उस माइंडसेट से आ रहे हैं, जबकि जो आपका मेजर थ्रेट है वो तो चाइना से है। वहां पे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो there is no sync with this with the new जो लीडरशिप है या न्यू जो जनरल्स आर्मी में जो कमांड संभाले, कहीं इसमें ये सच्चाई है या आप समझ ये गैप है, या कि आप समझते हैं कि ये पूरी दुनिया में जो वॉर थिएटर वॉर्स हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं, सेम इज हियर इन द रीजन
in India? चीमा साहब, ऐसा है ना कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हम इन सब की बात करते हैं ना वॉर में, ये रीसेंट फिनोमेना है, ठीक है ना, ये रीसेंट फिनोमेना है। तो ये कितना पुराना है सर? ये इसने तो जोर पकड़ा 3-4-5 साल पहले। बातचीत तो हो रही है करीब 10-15 साल से, लेकिन इसने जोर अभी चाइना और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो अभी जोर पकड़ा है इस चीज में, पहले तो नहीं था। तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि जो कर्नल बैठा है 15, 16, 17, 18 साल की नौकरी वाला, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट है, आपने उसको बोला कि चल बेटा कल तू आर्मी चीफ बन जा। सी, इट हैज टू बी बेस्ड ऑन अ सीनियरिटी प्रिंसिपल, और इंडिया अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप कर रही है। तो जो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी डेवलप कर रही है, जो हमारा डीआरडीओ कर रहा है, जो हमारा इसरो कर रहा है, वो all these people will be advising the army chief के साथ आपने ये करना है जनाब, आपने ये करना है, and he has got experts under him and they will tell him and he will take instructions from the prime minister's office and then he will execute accordingly। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं का कोई, देखिए सब ऐसा था ना इंडिया में पिछले जो कश्मीर में मामला थे या जो पंजाब में एक जमाने में हुआ करते थे, तो उसमें अब जिसने वहां पे सर्विस करी है तो उसका एक्सपर्टीज वैसे हो गया। अब हमें 1995 में 1995 में तो हमें नहीं पता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होगा। अब जो सीनियर बन गया वो तो सीनियर बन ही गया चीमा साहब। तो इट ऑल्सो हैज टू बी बेस्ड ऑन सीनियरिटी। हर समय सीनियरिटी प्रिंसिपल पे चीफ नहीं बनते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बट डेफिनेटली द सीनियर मोस्ट ऐसा माना जाता है ट्रेडिशनली दैट ही टेक्स ओवर, नॉट दैट ही इज रिक्वायर्ड टू टेक ओवर, बट ही जनरली टेक्स ओवर। तो आई थिंक वही चीज है, और कैपेबिलिटीज अपनी डेवलप हो रही है। चाइनीज आर्मी का चीफ है, ऐसी बात तो नहीं है कि चाइनीज आर्मी का चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट है, या बाजवा साहब जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट है, ऐसा नहीं है। बट हैं जो कॉम्बैट इज कॉम्बैट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वन पार्ट ऑफ कॉम्बैट जी, मतलब इट्स नॉट द होल ऑफ द थिंग, वो एक हिस्सा है उसका। बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी सवाल तारड़ साहब आपसे करना है, और वो जारी बात है अमेरिका और चीन के हवाले से करना है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान ने अपने सारे अंडे कहते हैं चीन की बास्केट में रख दिए हैं, और रिसेंटली और हमने चाइनीज को इस तरह नाराज कर लिया है कि हम उनके जो अभी रिसेंटली जो मुशाहिद हुसैन सैयद आपने देखा होगा, सेनेटर है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी कि चाइनीज बड़े नाराज हैं और वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर अब वो शक करना शुरू हो गए हैं कि, और हमें वो कह रहे हैं कि हमें शायद अपने चाइनीज फौज वहां भेजनी, और उधर से अमेरिकन हैं वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है वो न्यूट्रल हो, आप आधा टाइम जो है वो चाइनीज को जरूर इंपॉर्टेंस दे, लेकिन आप अमेरिकन को भी बाईपास ना करें, उनको भी इग्नोर ना करें। और जनरल बाजवा ये कहते हैं कि ये हमें वेस्ट ने वैसे पाबंदियां लगा दी हैं क्योंकि इंडिया जो है वो हमें वेपन्स ले लेते हैं। आप कैसे समझते हैं ये पाकिस्तान किस तरह बैलेंस कर पाएगा अमेरिका और चीन के बीच में, जबकि इंडिया जो है उसके अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और चीन के साथ लड़ाई के बावजूद बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इन्होंने जो गलवान में हुआ, हम तारड़ साहब ये बैलेंस क्यों नहीं कर पा रहे, और इंडिया आप क्या समझते हैं ये क्यों बैलेंस कर पा रहा है? चीमा साहब, ये जो आपने क्वेश्चन किया इसका जवाब बड़ा कड़वा है। उसकी वजह यह है कि आपने सारे अंडे चाइना की बास्केट में नहीं डाले। आपके सारे अंडे जो होते हैं सिर्फ डॉलर बेस होते हैं। आपको अमेरिका से डॉलर आ रहे हो तो आपको उनके साथ रिलेशनशिप ठीक होते हैं, चाइना से पैसे आ रहे हो तो आपको उनके साथ रिलेशनशिप ठीक होते हैं। ये असल दर हकीकत ये है कि ये अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी है। जब उन्होंने इस रीजन में अफगानिस्तान से जब वो निकले, एक पैसा आना वहां से बंद हुआ, आपकी एक जरूरत थी कि आपको कोई दूसरी गाय मिले, आप वहां से पैसे निकले। तो आपने जिस तरीके से उनका 26 बिलियन डॉलर आपका सीपैक के चक्कर में आपने जब हजम कर गए हैं, और साथ उनके साथ आप उनके लोग भी यहां मर रहे हैं, तो फिर वो अपसेट होंगे। बल्कि वो अपने जितने प्रोजेक्ट उन्होंने पाकिस्तान में किए वो उनसे खुश नहीं है। और दूसरा, मैं अगर जाती तौर पर अगर मुझसे पूछे तो चाइना और रशिया जो कुछ भी आज कर रहा है मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, मैं अमेरिका के अपने इंटरनल इश्यूज पे उनको ब्लेम करूंगा। अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे वो सीरिया था, चाहे वो ईरान जो है इराक में जो कर रहा है, बल्कि उनकी वीक फॉरेन पॉलिसी है कि भारत जो है वो रशिया से तेल भी ले रहा है और 2+2 भी हो रहा है उस साइड पे, और सारी चीजें ये क्योंकि अमेरिका वो इस वक्त बीमार है, उनके हालात नहीं है। Democracy is in decline. Institution of election in the US is in decline. बाइडन साहब को इंटरनल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही हासिल नहीं है। अमेरिका में हिस्ट्री बन रही है कि अमेरिका का सदर जो पहले साल के अंदर ही अनपॉपुलर हो चुका है। तो इन सर्कमस्टांसेस में हर मुल्क जो है वो उसका फायदा उठा रहा है। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, बिल्कुल अफसोस के साथ, कि आपकी फॉरेन पॉलिसी, मुझे ये बताएं
कि इमरान खान साहब से पहले आपका 4 साल फॉरेन मिनिस्टर ही कोई नहीं था। खान साहब एक पॉलिटिकल आदमी को लेकर आए जो अपना सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट की सियासत में इन्वॉल्व था, ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद आपकी फॉरेन पॉलिसी कौन सी है कि जब आपको एक साइड से पैसे मिलना शुरू कर देते हैं, आप दूसरे लोगों को गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। खान साहब ने 3.5 साल हर जगह खड़े हुए हैं, उन्होंने अमेरिका को भाषण दिया है। उन्होंने कहा जी अमेरिका के साथ हमने 20 साल गलतियां की हैं, अमेरिका के साथ हमने ये कर दिया, अमेरिका ने मांगा कम, हमने दिया ज्यादा। हालांकि वो खुद परवेज मुशर्रफ के साथ उस वक्त ही वाज अलाइड, लेकिन आज वो परवेज मुशर्रफ को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अमेरिकन को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल जो है ज्यादती है पाकिस्तान के साथ। देखिए, आप जो मर्जी के अंदर समझते हो, लेकिन उसकी भाषण ना देना, आप तकरीरें ना करें उनके खिलाफ। आज क्या हो रहा है, अब वही अब आप बिल्कुल हर जो जलसे के अंदर खान साहब कहते हैं नौजवानों मुझे बड़े गौर से सुनो, बाहर निकलो, अमेरिका के खिलाफ जंग शुरू कर दो। अब मुझे ये बताएंगे, ये आप इसमें फिर वही बात मेजर साहब वाली कि इसमें विनर कौन होगा इस बात में? इसमें स्टेट ऑफ पाकिस्तान लूज करेगी, कर रही है बल्कि। और वही जो आप चाइना के साथ बात की है, अब मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि आप जब पिक करते हैं कि जिनसे हमने पैसा लेना है या जो कुछ करना है, अब चाइना के हालात ये हैं, एक तो उनकी सारी हिस्ट्री 50 साल की है जो नया चाइना है, और ये देखें कि आज तक उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आज तक उन्होंने जंग ही नहीं की। उन्होंने टोटल चीजों को डुप्लीकेट करना और अमेरिका के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट है उसमें सारा पैसा बनाया उन्होंने। मैं हमेशा ये पाकिस्तानी दोस्तों को कहता था, आप आईफोन बनाने वालों को छोड़ के आईफोन की कॉपी करने वालों के साथ चले गए हो। अब वो ये बताएं मुझे कि वो भारत के साथ तो जंग करने की सलाहियत नहीं रखते। वो भारत उनकी पूरी एक स्टेट कब्जा करके बैठा है, वो उसके कुछ नहीं उससे कुछ कर पा रहे। एक सिर्फ उनकी अभी तक सिर्फ एक उनकी आर्मी बेस है जिबूती में। तो आप सारा उनके पीछे लग गए। आप उनके पीछे नहीं लगे थे, आप डॉलर के पीछे लगे थे। वो अब डॉलर आपने 26 करोड़ तो खा लिया आपने उनका। वो बेचारे तंग बैठे हैं, उनका हर प्रोजेक्ट फेल हो गया, वो पछता रहे हैं। वो मेरे अक्सर दोस्त मुझे यह कहते थे, ओए तेनू ये नहीं पता है पंजाबी ना वो करनगे चाइना हथ ला लग वेखणगे। अब वो कर रहे हैं, बेचारे मजबूर हैं, वो परेशान है। अब जाएंगे शहबाज शरीफ साहब मिन्नतें तरले करेंगे उनको, जिस तरह आपने बताया कि वो अपनी आर्मी को लेकर अपनी सिक्योरिटी भी साथ ही लेकर आएंगे और अपने प्रोजेक्ट करेंगे। ये किस तरह के रिलेशनशिप है, ये किस तरह के प्रोजेक्ट है? एम्बैरसिंग है ये सारी चीजें। मैं कहां से शुरू कहां से खत्म करूं? मैं तो खुद कंफ्यूज हूं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, हालांकि मैं पाकिस्तानी अमेरिकन हूं खुद। लेकिन ये आपको मैंने पहले कहा था, एक चीज जो है पाकिस्तान को बिल्कुल जो खतरनाक तरीन है, नेशनलिज्म नहीं, कौमियत का कॉन्सेप्ट कोई नहीं। वो चाहिए सबसे पहले, चाहे इंपोर्ट करनी हो तो वो भी करें। पाकिस्तान का बचने का सोल्यूशन सिर्फ यही है कि नेशनलिज्म, पाकिस्तान फर्स्ट। उसी बात पे आप सोचेंगे तो चाइना के साथ भी आपके रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे, आपके भारत के साथ भी रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे पाकिस्तान फर्स्ट की पॉलिसी पे। आप ट्रेड भी करेंगे, आप डायलॉग भी करेंगे। लेकिन जब आप जातियात, करप्शन, पैसा, डॉलर, लंदन प्रॉपर्टी, दुबई प्रॉपर्टी पे सोचेंगे तो फिर कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये नेशनलिज्म की कमी है और इसको मजीद इंजेक्ट करना चाहिए ताकि मामला जो है वो सब पाकिस्तान का पहले सोचें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जनाब साजिद तारड़ साहब आपने टाइम दिया, मेजर गौरव वारिया साहब आपने टाइम दिया, और हमारे व्यूअर्स तक पहली दफा आप दोनों एक स्क्रीन पे आए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। साहब लास्ट पे मैं बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, यू गेव मी एन अपॉर्चुनिटी to sit with Major Saab. I have been listening. Sir, sir. It's my honor, sir. It's my honor. I have been enjoying your intellect, your passion for the Pakistan especially, and your bluntness. आपने सच्ची बात करनी बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन you have been very truthful about many things, and I really appreciate it. Thank you. God bless you. Thank you, Major Saab. Thank you, Tarar Saab. बहुत शुक्रिया। Thank you.